This meeting is being recorded. आप शुरू करिए रामा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। और आज अ, साहित्य का विश्व रंग आयोजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। साहित्य का विश्व रंग आयोजन विश्व रंग के अंतर्गत विश्व रंग, साझा संसार नेदरलैंड्स, वनमाली सृजन पीठ दिल्ली, विश्व रंग फाउंडेशन भोपाल, प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र टैगोर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र के इस प्रतिष्ठा आयोजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यह आज का यह आयोजन श्री संतोष चौबे जी की अध्यक्षता में संपन्न होने जा रहा है। और संतोष चौबे जी को उनके नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाता है कि उन्होंने जितना वृहत और विस्तार और व्यापक काम भारतीय साहित्य और संस्कृति के लिए किया है और लगातार कर रहे हैं। और उसी सीरीज में जो इस वर्ष का जो साहित्य विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड आयोजन 2025 का आयोजन भी उन्हीं के मार्गदर्शन में संपन्न होने जा रहा है, जो कि जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं और ये सितंबर माह में होगा। इसकी जानकारी मैं संतोष चौबे जी से भी निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में और जानकारी मंच पर सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को दें। साथ ही साथ हमारे साथ सानिध्य है लीलाधर मंडलोई जी का। और लीलाधर मंडलोई जी ने संतोष चौबे जी भी आ गए हैं। लीलाधर मंडलोई जी ने साझा संसार और साहित्य का विश्व रंग के लिए जितना समर्पित भाव से काम किया है, जितना समर्पित भाव से उनका जो अनुभव मुझे काम आया है, साझा संसार के लिए काम आया है और साहित्य के विश्व रंग के लिए काम आया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उनका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहे, मैं इसी जिज्ञासा और प्यास के साथ उनके साथ जुड़ रहा हूँ। संतोष चौबे जी भी जुड़ गए हैं। संतोष चौबे जी का जो आशीर्वाद हमें पिछले 2019 से मिलता रहा है, वो अपने आप में अपूर्व और अद्भुत है। और उनकी छत्र छाया में जो काम हो रहा है वो भी शिखर का काम हो रहा है और वो वंदनीय है। साथ ही साथ आज के आयोजन में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो रचनाकार हमारे साथ हैं, हरि यश राय जी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम सुनेंगे। रचना श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। वेद प्रकाश सिंह जापान से हमारे साथ हैं, उनको भी हम सुनेंगे। और उर्मिला चक्रवर्ती जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है इटली में, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सृजन कुमार जी हमारे साथ दक्षिण कोरिया से हैं। और इस मंच का जो संचालन कर रही हैं वे हैं विनीता तिवारी जी अमेरिका से। और अमेरिका से अभी मैंने देखा अमेरिका से देखा क्या, अनूप भार्गव जी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनका मैं नाम न ले पाया हूँ, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। मैं दो एक बातें कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो कि इस आयोजन का शुरुआत हो, हमारे बीच से पिछले दिनों 4 अप्रैल को कमल किशोर गोयनका जी हमारे साथ नहीं रहे। उन्होंने प्रेमचंद साहित्य पर और प्रवासी साहित्य पर बहुत अद्भुत काम किया है। मैं साझा संसार और विश्व रंग, वनमाली सृजन पीठ, विश्व रंग फाउंडेशन, भारतीय प्रवासी साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र, टैगोर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र आदि सभी संस्थानों की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने उनका काम और उनका जो यश है वो साहित्य के क्षेत्र में सदा बना रहेगा। मैं साथ ही साथ सभी श्रोताओं का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। और मैं एक विशेष सूचना आपको देना चाहूंगा कि अगले 11 अप्रैल को जब से आंख खुली हैं श्री लीलाधर मंडलोई जी की आत्मकथा जो अभी प्रकाशित हुई है उस पर चर्चा होगी। तो मेरा निवेदन है कि ये एक ऐसी आत्मकथा है
जो पाठकों की भी आंख खोल देती है। तो आप सभी का इंतजार रहेगा, स्वागत रहेगा आपका। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विनीता तिवारी जी को मंच सौंपूं उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि हम इस आयोजन के साथ, ये आयोजन चूंकि साहित्य का विश्व रंग 2020 में शुरू हुआ था, हम छठे वर्ष में आज प्रवेश कर रहे हैं। तो और ये सभी संभव उपाय है आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के साधुवाद से। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है संतोष चौबे जी का, लीलाधर मंडलोई जी का, सभी रचनाकारों का और सभी श्रोताओं का भी, और साझा संसार टीम का भी। तो मैं सभी को पुनः इस मील के पत्थर का की उपलब्धता पर साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और ये कार्य हम आगे भी जारी रखेंगे। मैं इसी के साथ मंच सौंपता हूँ विनीता तिवारी जी। विनीता जी। नमस्कार। इतने सुंदर आयोजन के लिए साझा संसार और रामा जी का बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगी कि वो हमेशा अच्छे अच्छे वक्ताओं को यहाँ पर इस मंच पर लेकर आते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं एक बार फिर से हमारे अध्यक्ष लीलाधर मंडलोई जी और टैगोर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के चौबे जी को नमन करते हुए मैं कार्यक्रम को शुरू करना चाहूंगी और सभी वक्ताओं का भी स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं माँ शारदा के लिए एक दोहा बस उनके चरणों में अर्पित करती हूँ एंड देन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो दूर करो ज्ञान माँ, फैलाओ जिया, दूर करो अज्ञान माँ, फैलाओ जिया, सरस मधुर संगीत में कर दो ये संसार। इस दोहे के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सृजन कुमार जी को। सृजन कुमार जी यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज बुसान दक्षिण कोरिया में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हैं। आप मूलतः बिहार के खगड़िया जिले से हैं लेकिन पिछले कई सालों से 2008 से कोरिया में रह रहे हैं। 2008 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आपने कोरियाई भाषा और संस्कृति में बीए करने के बाद उसी साल कोरिया आकर आपने एमए और पीएचडी की पढ़ाई भी पूरी की। 2014 से आप बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में हिंदी और भारतीय संस्कृति के शिक्षण में कार्यरत हैं। हाँ बेटा। मैं सृजन कुमार जी को यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और मंच पर अपने रचना पाठ करें। मैं सबसे निवेदन करूंगा शोभा भीसे जी से कि वे अपने आप को म्यूट कर लें, और हरीश राय जी आप भी म्यूट कर लें। मैंने कर दिया उनको म्यूट। जी जी जी, स्वागत है सृजन कुमार। आप सृजन जी म्यूट है। जी जी, क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले तो मुझे साझा संसार के इस मंच से जोड़ने के लिए रामा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवासी जीवन जीते हुए 17 साल हो गए हैं, पर इस तरह की कुछ ऐसे मंच भी थे, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो यहाँ उपस्थित सभी विद्वतजनों को मेरा प्रणाम। और मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ मैं बस यहाँ हिंदी के शिक्षण का कार्य करता हूँ। रमा सर के अनुरोध पर मुझे लिखना पड़ा। शायद मेरे ख्याल से पहली बार सर ने मुझे कहा कुछ लिखने के लिए, तो मेरे जीवन में पहली बार मैंने 6 पेज से ज़्यादा हिंदी में लिखा है। उसके पहले मैं अक्सर कोरियाई में ही लिख रहा था, और लिखने के बाद लगा कि लिखना चाहिए हिंदी की भाषा का शिक्षण कर रहा हूँ, तो हिंदी लेखन का भी कार्य करना चाहिए। तो अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने जो भी विचार है उसको लगातार लिखता रहूं। तो मुझे समय 6 मिनट दिया गया है, और न मेरे पास कोई कविता सुनाने के लिए है, न मेरी कोई कहानी है। बस मेरे पास सुनाने के लिए मेरे कुछ अनुभव हैं जो प्रवासी जीवन जीने के बाद मेरे हुए हैं। तो कोरियाई
भोजन को लेके मेरे संघर्ष से लेके प्यार तक की जो कहानी है, उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। और शुरू करने से पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, 6 मिनट का समय दिया गया था, हो सकता है 6 से ये 8 मिनट हो जाए, लेकिन ये पहली बार हूँ और सबसे छोटा हूँ, तो इतनी तो मुझ पर दया आप लोगों की रहनी चाहिए। तो मैं शुरू जी, कर रहा स्वागत है, हूँ। जी। स्वागत। तो 29 अगस्त 2008 को कुछ सीनियर्स और साथियों के साथ मैं दक्षिण कोरिया के इंचन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था। हम सभी एमए और पीएचडी के लिए कोरियाई सरकार की छात्रवृत्ति पर दक्षिण कोरिया गए थे। इंचन एयरपोर्ट से हमें अलग-अलग शहरों में जाना था। हम में से कुछ को आगे 1 घंटे का सफर करना था, तो कुछ को कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे का। मुझे 2 घंटे का सफर करना था, इसलिए मैंने सबसे विदा ली। परंतु कुछ साथी जिन्हें ज्यादा दूर जाना था, उन्होंने कुछ खाकर आगे की यात्रा करने का निर्णय लिया। उस जमाने में कोरिया के बारे में हमारा ज्ञान केवल किताबी ज्ञान था। कोरियाई भोजन के बारे में भी हमारा ज्ञान बहुत सीमित ही था, और उसी अधूरे सीमित ज्ञान के आधार पर जो सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया जा सकता था, सबने वही लिया। हमने कोरियाई भाषा की किताब में ये पढ़ रखा था कि बिबिम्बाप नामक व्यंजन चावल और कई तरह की सब्जियों को मिर्च के पेस्ट के साथ मिलाकर खाए जाने वाला एक शाकाहारी व्यंजन है। इसलिए सभी ने एयरपोर्ट पर स्थित रेस्तरां में से ऐसे रेस्टोरेंट को चुना जहां बिबिम्बाप मिलता हो। बिना किसी सवाल जवाब के सबने बिबिम्बाप का ही ऑर्डर दिया और खाना शुरू किया। 1-2 कौर खाने के बाद एक शाकाहारी साथी ने कुछ आशंका जताते हुए कहा कि यार, खाने में कुछ तो है जो कि मीट की तरह लग रहा है। कुछ और साथियों को भी ये आशंका हुई, तो सबने हिम्मत जुटाकर और टूटी-फूटी भाषा में आखिरकार पूछ ही लिया कि इसमें किसी तरह का मांस भी है क्या? जवाब आया बीफ। इस शब्द को सुनते ही कुछ सेकंड के लिए सबको एक तरह से अप्रत्याशित गहरा धक्का लगा और किसी से एक और निवाला भी न निगला गया। सबने खाने को जस का तस छोड़ा और जल्दी से रेस्तरां से बाहर निकल आए। ये बिल्कुल सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत के चरितार्थ होने की स्थिति थी, और सब के सब इस अपराध बोध में थे कि कोरिया पहुंचते ही धर्मभ्रष्ट हो गया। अब करे भी तो क्या करे, जो होना सा था सो हो ही गया। खैर, जंगल की आग की तरह ये बात हम सभी भारतीयों में फैल गई और हम सभी में कोरियाई खाने को लेकर एक तरह से दहशत का माहौल बन गया था। मेरा विश्वविद्यालय राजधानी सियोल से 2 घंटे की दूरी पर स्थित थैजोन नामक शहर में था। वहां पहुंचते ही हमें एक ऐसे छात्रावास में भेजा गया जहां खाना पकाने की कोई सुविधा नहीं थी। छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों को पूरे सेमेस्टर के लिए कैंटीन का फूड कूपन मिलता था। कैंटीन के खाने में अक्सर सी फूड की भरमार होती थी, जिसकी गंध मुझे बचपन से ही नापसंद थी, इसलिए कैंटीन जाना मेरे लिए एक सजा होती थी। पहला लगभग पूरा 1 महीना मैंने सेब और बेकरी वाले ब्रेड आदि को खाकर गुजारा। 1 महीने के बाद मुझे सेब और ब्रेड से ऐसी विरक्ति हुई कि अभी तक कभी सेब और ब्रेड खरीद कर खाने का मन नहीं होता। उस समय मेरा वजन लगभग 50 किलो था और मुझे कोरिया में आगे कम से कम 3 साल और रहना था। मुझे लगा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो जल्द ही मैं परलोक सिधार जाऊंगा। अंततः मैंने अपनी शिक्षिका से बात करने का निर्णय लिया। मैंने उनसे ये पूछा कि कोरियाई लोग घर पर क्या खाते हैं, तो उन्होंने मुझे वही नाम गिनाए जो आम रेस्तरां में मिलते थे। मेरी समस्या और भी कट हो गई, क्योंकि वे सारे नाम मुझे नापसंद थे। फिर मेरी शिक्षिका ने थ्वेंजांग चीगे नामक एक व्यंजन को 3 दिन लगातार खाने की सलाह दी। उनका कहना था कि जो भी 3 दिन इसे खा लेगा, वो इसे पसंद करने से स्वयं को रोक नहीं सकता। मैंने भी वही किया, और सच में जिस खाने को खाकर आने वाले से मैं बात तक नहीं कर पाता था, उसी खाने का मैं मुरीद बन गया। इस बदलाव ने मुझे एक आत्मविश्वास दिया, और फिर मैंने इसी प्रक्रिया से कई ऐसे कोरियाई खानों को ढूंढ लिया जिससे मेरे खाने की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। कोरिया में रहते हुए अब मुझे 17 साल हो गए हैं, और अब मैं कई भारतीय व्यंजन और कुछ कोरियाई व्यंजन दोनों को बनाने में पारंगत हूँ। कोरिया प्रवास के दौरान खाने को लेकर हुई शुरुआती संघर्ष ने जीवन भर मेरे खाने की समस्या का हल कर दिया। अब तो स्थिति ये हो गई है कि भारत जाने के कुछ दिनों के बाद से ही कोरियाई खाने की याद आने लगती है, और कोरिया लौटकर वापस आने के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक मैं कोरियाई खाना ही खाता हूँ। कोरियाई भोजन को हानशिक कहा जाता है। हान का अर्थ कोरिया और शिक का अर्थ भोजन होता है। विदेशों में के पॉप के प्रसिद्ध होने के बाद से कोरियाई भोजन के फूड के नाम से लोकप्रिय हो रहा है। यह अपने स्वाद,
जीवंत रंगों और संतुलित पोषण के लिए जाना जाता है। कोरिया का प्राकृतिक पर्यावरण पहाड़ों, समुद्रों और मैदानों का संतुलित मिश्रण है, जो देश की विविध और अनूठी पाक संस्कृतियों में योगदान देता है। हांसिक को परोसने के लिए विभिन्न प्रकार के प्लेटों और कटोरियों का उपयोग किया जाता है। भाप यानी पका हुआ चावल और मांस, सब्जियों या मछली से बने सूप को खाने वाले के सामने रखा जाता है। टेबल के केंद्र में एक बड़ा कटोरा या बर्तन में मीट से बना स्टू रखा जाता है, जबकि विभिन्न फानछान यानी साइड डिश को सुंदर तरीके से मेज पर सजाया जाता है। सभी व्यंजन एक साथ परोसे जाते हैं और सब्जियों और मांस के व्यंजनों का संतुलन, जिन्हें लंबे समय तक सावधानी पूर्वक तैयार किए गए फर्मेंटेड सॉस के साथ मसालेदार किया जाता है, हांसिक को अद्वितीय रूप से कोरियाई बनाता है। कोरियाई लोग यह भी मानते हैं कि भोजन और औषधि का एक ही मूल है और वे इस कहावत का पालन करते हैं कि भोजन ही सबसे अच्छी दवा है। भोजन की महत्ता इस बात से भी समझी जा सकती है कि खाना खा लिए कोरिया में एक अभिवादन वाक्य के रूप में प्रयोग आता है। कोरियाई मसालों की बात करें तो यहाँ धनिया, जीरा, हल्दी जैसे भारतीय मसालों के बदले ट्वेंजांग यानी सोयाबीन पेस्ट, खानजांग यानी सोया सॉस, गोचूजांग यानी लाल मिर्च पेस्ट, 3 सबसे बुनियादी मसालों का उपयोग होता है। बिबिम्बाप, बुलगोगी, सामगेथांग, खालबी, किम्पाप आदि कुछ प्रमुख कोरियाई व्यंजन हैं, परंतु ये सभी व्यंजन फानछान यानी साइड डिश के बिना अधूरे माने जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं और मुख्य भोजन के साथ आवश्यकता के अनुसार परोसे जाते हैं। इनका उद्देश्य मुख्य भोजन में गैर मौजूद पोषण तत्वों की पूर्ति करना है। सबसे प्रमुख साइड डिश के साथ साथ कोरिया के प्रतिनिधि भोजन के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। विटामिन ओ, ए और सी से भरपूर तथा कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डर्मेटाइटिस और अन्य बीमारियों को रोकने में प्रभावी किमची एक ऐसा डिश है जिसके बिना अधिकांश कोरियाई लोग नहीं रह सकते। कोरियाई भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज का संतुलित मिश्रण होता है। मुख्य व्यंजन के रूप में पका हुआ चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन के लिए बीफ, चिकन, समुद्री भोजन और टोफू का उपयोग किया जाता है। विटामिन और फाइबर हरी सब्जियों और साइड डिश से मिलते हैं। कोरियाई भोजन में फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों का विशेष स्थान है, जो आंतों और स्वास्थ्य और पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होते हैं। किमची, थेंजांग, खानजांग और गोचूजांग प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं, जो पाचन में सुधार करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। कोरियाई व्यंजन आमतौर पर कम तेल में बनाए जाते हैं और इनमें उबली या भुनी हुई सब्जियों की भरपूर मात्रा होती है, जिससे ये कम कैलोरी और उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ बनते हैं। बिबिम्बाप और मैरिनेटेड सब्जियां वजन प्रबंधन के लिए आदर्श माने जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफाइंग गुणों से भरपूर होती है। कोरियाई भोजन में लहसुन, अदरक, जिनसेंग जैसे कई मसालों का उपयोग किया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। लहसुन और अदरक हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। गोचूजांग यानी लाल मिर्च पेस्ट शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्निंग में मदद करता है। जिनसेंग तनाव कम करता है और ऊर्जा बढ़ाता है। निष्कर्ष के रूप में अगर कहें तो कोरियाई व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि अत्यधिक पौष्टिक भी है और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसके विविध व्यंजन, संतुलित पोषण और फर्मेंटेड सामग्रियों के उपयोग के कारण एक अनूठा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप मसालेदार किमची, दिलकश स्टू या स्वादिष्ट बारबेक्यू के प्रशंसक हों, कोरियाई व्यंजन का अन्वेषण आपके लिए स्वाद, इतिहास और स्वास्थ्य लाभों से भरपूर एक सुखद यात्रा बन सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सृजन कुमार जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि सृजन कुमार जी की पहली रचना है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं और इतना सुंदर गद्य है। मुझे लगता है कि कथेतर गद्य की श्रेणी में उन्हें अपने जीवन के ये छोटे छोटे अनुभव लिखने चाहिए। एक बहुत सुंदर सी किताब इससे बनकर आ सकती है। तो बहुत बहुत मुबारक हो।
इसके लिए रमा सर और वेद प्रकाश सर का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। वेद सर की किताब मैंने पढ़ी थी और मुझे भी उससे बहुत प्रेरणा मिली कि आगे मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो जरूर आगे मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपके प्रयास। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सृजन कुमार जी। आपकी आने वाली किताब ऑलरेडी तैयार होने लगी है मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं। मैं कार्यक्रम को आगे ले चलती हूँ अमेरिका में कैलिफोर्निया की तरफ। हमारे साथ जुड़ी हुई है रचना श्रीवास्तव जी, जो कि जिनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन वो पिछले काफी सालों से कैलिफोर्निया अमेरिका में रहती हैं। आप रेडियो उद्घोषिका, नियो हिंदू फाउंडेशन की सांस्कृतिक संयोजिका, विश्व हिंदी ज्योति संस्था की बोर्ड सदस्य और साथ में कौस्तुभ पत्रिका की संपादिका भी हैं। आप अर्केडिया स्कूल डिस्ट्रिक्ट अमेरिका में बतौर अध्यापिका कार्यरत हैं। आपके कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपने अनुवाद का कार्य भी किया है, साथ साथ प्रकाशन का कार्य भी किया है, और आपको इतने सम्मान मिले हैं कि यहाँ पे कहना मुश्किल है सबका। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। रचना श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और बहुत ही प्यार से आप आमंत्रित कर रही हैं, जैसे सृजन जी को भी किया था। और मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद बहन। रमा जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे इस मंच से जुड़ने का बहुत मन था कि कभी मैं भी आप सबके साथ यहाँ पर आऊं। लेकिन कैलिफोर्निया के समय का बड़ा ही गड़बड़ मामला है। 5:30 बजे सुबह मैं उठ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये हमारे 5:30 बजे शुरू हो जाता है ये कार्यक्रम सुबह का। तो वो थोड़ा सा है, चलिए कोई नहीं, जहाँ चाह वहां राह होती ही है। तो इस मंच को प्रणाम करते हुए, मेरा एक अनुभव ही है, वो मैंने एक छोटी सी कहानी के रूप में लिखा है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सभी मंच पे उपस्थित आदरणीय लोगों का आशीर्वाद लेकर मैं अपनी इस छोटी सी कहानी का पाठ करने जा रही हूँ। आर्टमोर अमेरिका का एक शहर है। आने के बाद हर चीज मोहना को बहुत अच्छी लगी। एक बात उसको जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो था घर के पास पुस्तकालय का होना। बेटी कुहू और बेटे आदित्य को स्कूल जाने के बाद मोना पुस्तकालय में आ जाती। कभी कुछ पढ़ती, कभी बच्चों को स्टोरी टाइम के लिए शान की मदद करती। शान पुस्तकालय में बच्चों और बड़े बच्चों यानी कि किशोरों का विभाग देखती थी। यहाँ आते आते मोहना की शान से अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन शान ने कहा कि उसकी बॉस लिन उसको हायर करना चाहती है। मोहना ये सुन के बहुत खुश हो गई। अमेरिका में उसकी पहली नौकरी जो थी। अब मोहना इस पुस्तकालय का हिस्सा थी। मोहना का मुख्य काम था शॉन की मदद करना। शान और मोना साथ में बहुत खुशी खुशी काम करते थे। एक रोज जब मोना पुस्तकालय पहुंची, तो उसने देखा कि शॉन के पास एक बच्चा बैठा है, जो शरीर से तो बड़ा था, लेकिन मन से वो बहुत छोटा था। शान ने मोना की तरफ देखा और कहा, ये डेविड है। ये पहले आता था, पर अभी कुछ समय से इसका आना बंद हो गया है, और आज ये बहुत दिनों बाद आया है। डेविड ने मुस्कुराकर मोना की तरफ देखा और उसको हाय कहा। मोना ने भी उसको हाय का जवाब दिया। शॉन ने डेविड को लिखने के लिए कुछ पेपर दिए थे, जिसपे कुछ अल्फाबेट्स थे और कुछ नंबर भी थे। करीब 1 घंटे के बाद वो बच्चा अपनी माँ के साथ चला गया। डेविड रोज ही पुस्तकालय में आता। शॉन उसको उसको कुछ पेपर देती, वो काम करता। उसके बाद शॉन डेविड को कुछ पेंसिल और कुछ बुकमार्क या कभी स्टिकर उपहार के रूप में देकर के उसको विदा करती। एक दिन शॉन ने कहा, मोना, कल मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम डेविड को लिखने के लिए पेपर निकाल देना और उसका इनाम भी उसको दे देना। अगले दिन जब मोना आई तो मोना ने शॉन के कहे अनुसार डेविड के लिए सारे पेपर निकाल के दे दिए, और वो उसके इनाम को भी रख दिया सामने निकाल कर। थोड़ी देर में शॉन आ गई। अरे वाह, तुमने नीले रंग की पेंसिल और स्टिकर निकाले डेविड के लिए। तो मोना ने कहा, हाँ शॉन, मैंने देखा था कि जब तुम डेविड को कुछ देती थी, तो वो हमेशा नीले रंग की चीज ही चुनता था। तो मुझे लगा कि शायद नीला रंग उसका पसंद का रंग है, इसलिए। अरे नहीं नहीं मोना, नीला रंग उसका पसंद का रंग नहीं है, ये तो उसकी
आपकी आवाज कट गई है रचना जी, आवाज नहीं रचना एक बार फिर से अनम्यूट कर लो। अच्छा, सॉरी, पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। तो तो अरे मोना, नीले रंग, मुझे लगा ये उसका पसंद का रंग है। तो मोना ने कहा, तो शॉन ने कहा नहीं, ये उसकी माँ का पसंद का रंग है। अरे माँ का इतना ख्याल रखता है? तो माँ भी तो उसका इतना ख्याल रखती है, रोज यहाँ लाती है और उसको कितने प्यार से सब कुछ समझाती है। माँ? कौन सी माँ? तुम कहाँ मिली उससे? अरे वही जो रोज उस डेविड को यहाँ पे लेकर आती है, वो माँ ही तो है उसकी। तो शान ने कहा नहीं, ये वो उसकी माँ नहीं है, ये उसकी केयर टेकर है। ये एक विशेष घर में रहता है, अपने घर में नहीं रहता है। डेविड दिमागी तौर से थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए अपने माता उसके माँ ने उसको एक विशेष घर में रख दिया है। अब ये 4 साल, जब ये 4 साल का था, तभी इसकी माँ को पता चला कि डेविड का आईक्यू स्तर बहुत लो है। तो कुछ सालों तक तो डेविड अपनी माँ के और पिता के साथ रहा, लेकिन जब उसकी माँ के और दूसरे और तीसरे बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद माँ को सामंजस्य स्थापित करने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। तो इसलिए उसने डेविड को इस विशेष घर में रख दिया। डेविड कई महीनों तक बहुत रोया, बहुत परेशान रहा, बहुत दुखी रहता था। पर अब देखो, एडजस्ट हो गया है, खुशी खुशी रहता है, और यहाँ सभी बहुत प्यार करते भी हैं उसको। इस विशेष घर में एक केयर टेकर होती है जो बच्चों का ध्यान रखती है। तो मोना ने आगे बताया, मोना को उसने बताया, शॉन ने, कि वो पहले वाले टेर के जो टेक केयर टेकर थी, उसने इसको यहाँ लाने से मना कर दिया। ये नई आई है, इसलिए ये बहुत दिनों बाद यहाँ पर आया है। तो शॉन ने आगे बताना शुरू किया। उसने कहा, शॉन, डेविड जहाँ रहता है वहां का मोना ने पूछा, वहां का खर्च तो बहुत आता होगा, फिर इसकी माँ इतना खर्च कहाँ से उठाती है? मोना की जिज्ञासु मन ने ये सवाल किया। तो शॉन ने कहा, नहीं नहीं मोना, डेविड अपना खर्च खुद निकालता है। ना बड़े आश्चर्य से बोली, खुद निकालता है? पर शॉन, ये तो दिमागी तौर पे, हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, पर जहां ये रहता है वहां के लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि ये यहाँ रहने वाले कुछ छोटे मोटे कार्य कर सके। आडमोर में कुछ ऐसे होटल्स भी हैं और कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे इन लोगों को काम करने के लिए दिया जाता है। वहां पे ये लोग सफाई करते हैं, उसके बदले इनको थोड़े पैसे मिलते हैं और उससे ये अपना खर्चा चलाते हैं। एक दिन शॉन ये सब बातें पता नहीं सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था, लेकिन अचानक उसने अपने पेपर से काम करते से ऊपर उठ के देखा और बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं मोना को और आपको, शॉन, डिनर पे ले जाऊंगा। हम दोनों उसकी इस बात पे थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और वो अपना फिर से काम करने लगा। अगले दिन सोमवार को जब डेविड आया, तो शॉन ने उससे पूछा कि तुम्हारा वीकेंड कैसा था? तो डेविड ने कहा कि मैं अपनी माँ के पास गया था, अपने भाई बहनों के साथ खेला, माँ ने मेरे लिए पिज्जा बनाया था। जानती हो शॉन, कल मेरा जन्मदिन था। अरे वाह, मोना ने कहा, और मोना और शॉन दोनों ने उसको हैप्पी बर्थडे बोला। तुमको तुम्हारे जन्मदिन पे क्या तोहफा चाहिए? मोना ने पूछ लिया। डेविड चुप रहा। अरे बताओ ना, तुमको अपने जन्मदिन पे क्या चाहिए, हम लाकर देंगे तुम्हें, अब की शॉन ने कहा। डेविड बहुत देर तक खामोश रहा। उसने डबडबाई आंखें ऊपर उठाई। उसका भोला सा मासूम मन जो एक बड़े शरीर में कैद था, उसने कहा, मैं अपनी माँ के पसंद के रंग की चीजें लेता हूँ, जो उसको अच्छा लगे वही करता। फिर भी माँ। डेविड फिर से चुप हो गया। फिर उसने कहा, मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहता, उस विशेष घर में नहीं रहना चाहता। क्या ये तोहफा मुझे मिल सकता है? इतना कहकर डेविड अपने पेपर पर फिर से काम करने लगा, जैसे उसे इस प्रश्न का जवाब मालूम था। मोहना और शान एक दूसरे को देखने लगे। ये तोहफा उसको इस जन्म में तो नहीं मिल सकता था। धन्यवाद। बहुत सुंदर। रचना, तुमने बहुत
जो यहाँ के स्पेशल नीड बच्चों को लेकर कहानी सुनाई है, बहुत ही हृदय विदारक, और बहुत ही उसमें सारे इमोशंस तुमने डाले हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ अमेरिका में जितने भी बच्चे, चाहे से वो स्पेशल नीड के हों या मानसिक तौर पे जैसे भी फिजिकली मानसिक रूप से किसी भी तरह से डिसेबल अगर होते हैं, तो भी वो साथ में पढ़ाए जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं भी स्कूल में जॉब करती हूँ एज ए टीचर, और मैं देखती हूँ कि हर सब बच्चों को स्कूल में बराबर का हक है, जो कि उसी को लेकर रचना ने ये कहानी बुनी है, जो मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ कि किस तरह ये सोच रही है और किस तरह मैं सोच रही हूँ उन सब चीजों को। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा इस विषय बहुत को अच्छा। लेकर कहानी लिखने का। तो मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाती हूँ और लेके जाती हूँ जापान एक्चुअली। सो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी को, जो कि वर्तमान में जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ा रहे हैं। और आपका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, लेकिन 2017 से आप जापान में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, और आपकी 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मॉरिशस में आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाषण दे चुके हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य, जापान और भारत के संबंध पर आप निरंतर लेखन कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। बहुत अच्छा मन संचालन आप कर रही हैं। बहुत इतना शुक्रिया। सुंदर रचना पाठ रचना जी ने किया। इतनी अच्छी आवाज़ और प्रस्तुति के लिए जितनी बधाई दूं उतना कम है। सृजन जी की पहली रचना, जैसा मंडलोई सर ने कहा कि पहली रचना है, तो कथेतर में इतना अच्छा वो लिख रहे हैं। उनकी किताब कोरिया पे कितनी अच्छी होगी इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। साझा संसार फाउंडेशन, विश्वरंग वनमाली सृजन पीठ, विश्वरंग फाउंडेशन, प्रवासी भारतीय साहित्य संस्कृति शोध केंद्र और टैगोर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम हो रहा है। सभी आयोजकों का आभार, रमा तक्षक जी का आभार जिन्होंने मुझे जोड़ा इस मंच पर। जो अभी सुन रहे हैं मुझे, इन विद्वानों के बीच में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। रचना पाठ का संकोच और खुशी दोनों हो रही है। बाद में जो इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे उन सभी को नमस्कार करते हुए, सृजन जी ने एक किताब का जिक्र किया, मेरा जापान एक किताब आई है। उसमें से एक अध्याय है छोटा सा। एक जैसे एक मंडलोई सर ने कहा कि कथेतर गद्य लिखिए, तो इसमें कहानी नहीं, कुछ अनुभव है। तो उसमें से एक अनुभव है जापानी राग मिरवा। तो उसके बारे में उसको सुनाता हूँ पढ़कर। मुझे लगता है समय बचेगा नहीं, बचा तो एक आध अपनी जो कविताएं लिखना शुरू किया है, एक आध कविताएं भी सुनाना चाहूंगा अगर समय मिला, नहीं तो फिर कभी। तो फिलहाल जापानी राग मिरवा। इस समय जापान में बरसात का मौसम है। जब लिखा गया ये तब की बात है, अभी तो वसंत है। इस समय जापान में बरसात का मौसम है। जून और जुलाई का महीना बरसात के ही नाम होता है। वैसे बारिश तो जापान में साल में कभी भी हो जाती है, और अक्टूबर से लेकर मई तक ठंड रहती है। उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन इस मौसम को वर्षा ऋतु माना जाता है। उसके बाद गर्मी की ऋतु आती है, यानी बारिश पहले और गर्मी बाद में। अगस्त और सितंबर गर्मी के महीने माने जाते हैं, पहले बरसात और फिर गर्मी। भारत से बिल्कुल अलग। भारत में पहले खूब तेज गर्मी और फिर राहत देने वाली बरसात होती है, लेकिन गर्मी तो तब भी बनी रहती है। उमस से निकलने वाला असूख पसीना आता ही रहता है। जापान में भी उमस का भयानक हाल है। गर्मी और बरसात से बात इसलिए शुरू की क्योंकि गर्मी और बरसात में ही जापान में राग मिरवा सुनाई देता है। राग तो राग है, मिरवा एक कीड़ा है जिसकी बात आगे होगी। गर्मी के आगमन की सूचना एक कीड़े से मिलती है। बिना इस कीड़े के जापान की गर्मियां अधूरी मानी जाती हैं। जापानियों के अनुसार इस इन महीनों में ये कीड़ा पूरे जापान की शांति भंग किए रहता है। जापान इतना शांत देश देश है कि गाड़ी का हॉर्न भी यहाँ कभी भूले भटके ही सुनने को मिलता है। बसों और ट्रेनों में बोलना या हंसना मानो मना है।
कहीं से कोई शोर सुनाई देता ही नहीं। घरों में भी ज्यादा शोर किया तो पुलिस को फोन करके पड़ोसी के खिलाफ शिकायत कर देते हैं। तेज आवाज में टीवी चलाना भी मानो पूरी तरह से मना है। ये समाज अपनी स्वच्छता और शांति के लिए तो जाना ही जाता है। ऐसे में इन दिनों सुबह होते ही कॉकरोच जैसा, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा दिखने वाला एक कीड़ा पूरे जापान को गुंजायमान कर डालता है। वह दोपहर तक यूं ही इतना तेज शोर करता है कि कई शांतिप्रिय लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। अनेक जापानियों को बच्चों के रोने की प्यारी आवाज भी अप्रिय लगती है। आप खुद समझ सकते हैं कि कीड़े की तेज आवाज वाले दिन शांति पसंद करने वाले जापानियों के लिए कितनी मुश्किल से गुजरते होंगे। जिस कीड़े की बात हो रही है उसको जापान में सेमी कहते हैं, अंग्रेजी में सिकाडा कहते हैं। जापान में इसकी लगभग 30 प्रजातियां मिलती हैं। दुनिया भर में सिकाडा पाए जाते हैं। भारत में भी इसकी 200 से ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं। लेकिन जापानी समाज पर इस कीड़े का असर इतना है कि गर्मी से संबंधित कोई भी फिल्म, उपन्यास, कहानी इस कीड़े की आवाज के बिना अधूरी मानी जाती है। जापान में क्लासिक माने जाने वाली मुरासिको शिकुबु नामक लेखिका की प्रसिद्ध रचना है द टेल ऑफ गेंजी में भी इस कीड़े का जिक्र है। लेकिन भारत में शायद ही गोवा और कर्नाटक में पाए जाने वाले इस कीड़े का कहीं कोई जिक्र आया हो। जापान ही नहीं, दुनिया में सबसे तेज आवाज निकालने वाले कीड़े का खिताब इसे मिला हुआ है। हिंदी में इसके लिए कोई नाम नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी ने बताया कि कानपुर के पास उनके गांव की बोली में इस कीड़े को मिरवा कहते हैं, और वह भी इसी तरह की तेज आवाज वहां रात में करता है। लेकिन जापान की शांति में मिरवा की तेज आवाज दिन में अलग से सुनाई देती है, और भारत की अनेक आवाजों में उसकी आवाज प्राय ओझल रहती है। ये कीड़ा, जिसे हम मिरवा कह सकते हैं, वह ऐसी आवाज करता है जैसे पेड़ में असंख्य चिड़ियां चहचहा रही हों। जिस साल मैं जापान आया तो मेरे जीवन में एक अनहोनी घटना हो गई। मुझे जून में भारत जाना पड़ा, और जब लौटकर जुलाई में वापस जापान आया तो राग मिरवा शुरू हो चुका था। पहले मुझे यही लगा कि सुबह पक्षी चहचहा रहे हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। लेकिन यह आवाज सुनाई दे रही थी। पक्षी उड़ते या बैठे भी नहीं दिख रहे थे। उस दिन विश्वविद्यालय में हिंदी और उर्दू के अध्यापकों से इस अनाहत शोर के बारे में पूछा। उन्होंने इस कीड़े का नाम और विशेष परिचय दिया। उर्दू के बेहद खुशदिल, विनोद प्रिय और भारत में विख्यात प्रोफेसर सोयामाने जी ने कहा, यह कीड़ा शांत जापानियों की नाक में दम किए रहता है। इस कीड़े को छोड़ और कोई जापान की शांति कम नहीं कर सकता। पाकिस्तान से आए उर्दू के प्रोफेसर मरगूब ताहिर हुसैन साहब ने एक मजेदार किस्सा सुनाया। ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी उर्दू के साथ विश्व की अनेक भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। जिस देश की भाषा पढ़ाई जाती है वहां से एक प्रोफेसर भी बुलाया जाता है। उनके रहने के लिए जो घर दिए जाते हैं, वहां पीछे एक छोटा सा जंगल है जहां अभी मैं हूँ, जहां से बोल रहा हूँ। उस घर में भी, उसमें भी मिरवा अपना राग बरसात में छेड़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि किसी देश के प्रोफेसर इस शोर को पहली बार सुनकर इतना परेशान हुए कि घर के पीछे मौजूद पेड़ों के पास एक बड़ा लंबा डंडा लेकर पहुंच गए, और सभी कीड़ों को चिड़िया मानकर उड़ाने की कोशिश, विफल कोशिश और मनोरंजक कोशिश करने लगे। बाकी लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते रहे। हिंदी जापानी भाषा का शब्दकोश बनाने वाले प्रोफेसर अकीरा तकाहाशी जी ने बताया, ये कीड़ा जमीन में के नीचे ही अपनी अधिकांश जिंदगी गुजारता है। फिर मादा मिरवा से प्रणय करने के लिए अनेक सालों के बाद ऊपर आते हैं, और फिर जो आवाज हम सुनते हैं वह नर मिरवा के रति क्रिया के आमंत्रण की आवाज है, यानी राग मिरवा प्रणय राग ही है। मजेदार बात यह है कि इस तेज कान फोड़ने वाली आवाज को करते समय नर मिरवा अपने कान बंद कर लेते हैं। ये आवाज लगभग 2 हफ्ते बदस्तूर चलती है। जापानी मानते हैं कि कोई माई का लाल इस राग मिरवा को रोक नहीं सकता। हम भारतीयों को ये आवाज इतनी तेज और परेशान करने वाली नहीं लगती है, इसलिए अपने लिए तो ये राग मिरवा है। मिलन के लिए की जाने वाली इस तेज आतुर आवाज को करने और फिर अगली पीढ़ी को जन्म देने के बाद कुछ ही दिन बाद मिरवा जीवित रहते हैं। कुछ ही दिन तक मिरवा जीवित रहते हैं। अक्सर आवाज करते करते फट कर मर जाते हैं। इनके फटने की आवाज को सेमी बम भी कहते हैं। मरे हुए मिरवों को मैंने सड़क पर पेड़ों के नीचे फटे पड़े देखा है।
यानी जीवन का सबसे सार्थक समय जीने के बाद मृत्यु इनका इंतजार करती है। जीवन और मृत्यु इतने पास पास रहते हैं, नहीं तो जमीन में सुप्त अवस्था में ये कीड़े 10-15 साल तक जीवित पड़े रहते हैं। जब ये शोर करते हैं तो लगता है जापान के पेड़ पौधों को आवाज मिल गई है। हम भारतीय संगीत और कुछ हद तक शोर पसंद माने जाते हैं, इसलिए मिरवों के शोर में मुझे संगीत ही सुनाई देता है, जिसे मैं राग मिरवा कहता हूँ। इसलिए कभी आप जापान घूमने आए तो गर्मी और बरसात में राग मिरवा भी आकर सुने। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आपकी काव्य रचना अगले बार सुनेंगे, क्योंकि राग मिरवा को सुन के मुझे लगता है धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत बहुत ही। धन्यवाद। या बहुत सुंदर, आपने जापान के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। और तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमारे मंच पर आकर अब इतनी जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी मैं चलती हूँ मिलान इटली की तरफ। उर्मिला चक्रवर्ती जी को मैं आवाज देना चाहूंगी। आप भारत में जन्मी हैं, लेकिन पिछले 30 से अधिक वर्षों से मिलान इटली में रह रही हैं और वहीं पर काम कर रही हैं। आप भाषा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सलाहकार, इंग्लिश आवर की संस्थापिका हैं। आपके पास भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य और विभिन्न अंतर सांस्कृतिक विषयों से संबंधित विविध विषयों पर कई किताबें और प्रकाशित ग्रंथ हैं। पिछले कुछ वर्षों से आप पटचित्र और मिदनापुर के पटुआ के साथ बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं और प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, व्याख्यानों, अध्ययन यात्राओं आदि का आयोजन भी कर रही हैं। इस विषय पर आपने कई शोध पत्र और प्रकाशित संकलन भी हैं आपके। मैं उर्मिला चक्रवर्ती जी को यहाँ सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आकर मंच पर अपना रचना पाठ करें। नमस्कार, मंच को नमस्कार। और इस सभा में मुझे आमंत्रित करने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर रामा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा है। मैं आमतौर पर इटलवी भाषा में लिखती हूँ और आज एक इटलवी भाषा में प्रकाशित छोटी सी कहानी, उसका हिंदी अनुवाद आप सबके साथ साझा करूंगी। इस कहानी का शीर्षक इटलवी में है नॉन सोलो 200 लीरे, सिर्फ 200 लीरे नहीं। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब इटली में लीरा था और न इंटरनेट, न सेल फोन, न गूगल, न फेसबुक, न व्हाट्सएप। तो शायद आप ऐसी दुनिया की आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस दिन क्लाउडिया बहुत खुश थी, क्योंकि वो मिलान के इंटरनेशनल स्कूल में पहली बार जा रही थी। वो जानती थी कि मिलान में कई इस तरह के स्कूल हैं जहां देश विदेश के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, एक दूसरे की परंपरा, कला, समाज और सभ्यता को जानते हैं। लेकिन ऐसा उनका कभी तजुर्बा नहीं हुआ। वो एक छोटे से इटलवी स्कूल में पढ़ाती थी जहां सभी बच्चे इटलवी ही थे और इटलवी भाषा ही बोलते थे। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि क्लाउडिया इंटरनेशनल स्कूल तक पहुंची कैसे। चलो कुछ साल पीछे जाते हैं। क्लाउडिया अकेले रहती थी, तो उनकी थोड़ी भी तबीयत खराब होती थी तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। तो उस दिन उनकी तबीयत बहुत खराब थी, जी घबरा रहा था, जान बेचैन हो रही थी। तो वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई, इमरजेंसी रूम में। तो वहां प्राथमिक जांच के बाद नर्स ने उन्हें बताया कि भाई आपको तो कोई खास समस्या नहीं है, और उनका जो पर्चा था उस पर बोलिनो वेर्दे लगा दिया, जो कि एक छोटा सा हरे रंग का गोला होता है, जिसका ये मतलब होता है कि पेशेंट को कोई खास समस्या नहीं है। ये देखकर तो क्लाउडिया और खफा हो गई कि अभी तो उन्हें डॉक्टर भी देखने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या करती, बड़बड़ाती हुई प्रतीक्षालय में चली गई। प्रतीक्षा कक्ष में कुछ 6-8 लोग बैठे थे, सभी चुपचाप थे। क्लाउडिया को लगा कि सभी अपने अपने सोच में हैं, सभी परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशान वहां एक विदेशी दंपति, वो आपस में अंग्रेजी में बातें कर रहे थे और इटलवी भाषा में लिखा हुआ पर्चा, फाइल, कागजात उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्लाउडिया को थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी। पहले उसने सोचा चलो मैं इनका मदद कर दूं। फिर उसने सोचा अरे
ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात होगी। मुझे क्या पढ़ना, क्या लेना देना दूसरों की समस्याओं से, और वो भी विदेशियों की समस्याओं से। चलो छोड़ो इन बातों को। फिर अचानक क्लाउडिया का बुलावा आ गया अंदर से। वो चली गई डॉक्टर को दिखाने। अरे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बोलिनो वेर्दे हरा छाप मिला हुआ था। डॉक्टर ने जल्दी से बुला लिया, पता नहीं क्या है। और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि रात भर हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा क्योंकि उन्हें बहुत सारे कार्डियक टेस्ट्स करवाने हैं। ये सुनकर क्लाउडिया और ज्यादा घबरा गई। उन्होंने सोचा चलो कम से कम मैं अपनी बेटी को फोन कर दूं। उस जमाने में फोन के केबिन्स हुआ करते थे, बूथ्स होते थे, और हॉस्पिटल की दीवारों पर मिलान में फोन लगे होते थे। इसमें 100 या 200 लीरे डालकर फोन करना पड़ता था। पूरा बैग ढूंढ डाला क्लाउडिया ने, उसके पास एक भी पैसा यानी कॉइन नहीं, सिर्फ नोट। इधर उधर देखा, दो चार लोगों से पूछा, सभी का वही हाल। फिर अचानक से किसी ने उसे कंधे पर हल्का सा स्पर्श किया। अरे वही विदेशी दंपति, और वो विदेशी औरत हाथों में ढेर सारे लीरे लिए खड़ी थी। क्लाउडिया ने 200 लीरे लिए और फोन किया। फिर उसे लगा शायद घबराहट में वो उन्हें थैंक यू तक कहना भूल गई। फोन रखने के बाद इधर उधर देखा, हॉस्पिटल में, कॉरिडोर में, किस कमरे में, पर वो दंपति कहीं नहीं दिखा। चलो क्या करती, नहीं नहीं कर पाई उनसे बातें। दिन, हफ्ते, महीने निकल गए। कभी कभी क्लाउडिया उस दंपति के बारे में सोचती थी जिन्होंने उसे 200 लीरे देकर सहायता की थी, पर वो कभी और उसे नहीं दिखे। एक दिन वो ओपन मार्केट चली गई जो सैन कार्लो हॉस्पिटल के पास लगता था, और वहां पे वो विदेशी औरत उसे मिली। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, और विदेशी औरत ने तो हंसकर इटलवी भाषा में उनसे कहा, बुongiorno signora come sta, नमस्ते, आप कैसी हैं। फिर और क्या, दोनों ने बैठकर खूब सारी बातें की, कॉफी पी, और बातों बातों में क्लाउडिया को पता चला कि वो औरत अपने बेटे रॉली के लिए इटालियन सिखाने के लिए टीचर ढूंढ रही थी। तो क्लाउडिया ने कहा, अरे मेरे पास भेज दो, मैं तो इटलवी भाषा पढ़ाती हूँ। और उसने लगातार 5-6 महीने उस लड़के को पढ़ाया। उसके माता पिता के 1000 कहने पर भी क्लाउडिया ने एक भी पैसा नहीं लिया। और उसी रॉली के एनुअल फंक्शन और पुरस्कार वितरण सभा में तो वो जा रही थी। रॉली बहुत ही होशियार बच्चा था और उसने इटली भाषा में A+ ग्रेड प्राप्त कर लिया। क्लाउडिया बहुत ही खुश थी आज। तो वो वहां पहुंची और रॉली के माता पिता ने उसका स्वागत किया। रॉली के माता पिता हमेशा सोचते थे कि हमने 200 लीरे दिए इस औरत को मदद करने के लिए, उसके बदले में ये इतना सब कुछ हमारे लिए कर रही है। वो ताज्जुब ही रहते थे। क्लाउडिया ने उनको कभी बताया नहीं कि वो सिर्फ 200 लीरे नहीं थे। वो 200 लीरे देकर उन्होंने क्लाउडिया का दिल छू लिया था, और क्लाउडिया को अपने ही छोटे विचार के मैं क्यों दूसरे की बातों में पड़ूं, उस छोटे से विचार से मुक्त किया था। क्या आपको लगता है कि उस दंपति ने क्लाउडिया को केवल 200 लीरे ही दिए थे? बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति उर्मिला जी, आपने इटली के बारे में जो भी कहानी हमें सुनाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक्चुअली अभी सिर्फ हरि यश राय जी रह गए हैं एंड में, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी सादर सम्मान के साथ कि आप कथा लेखन के क्षेत्र में आप एक प्रतिष्ठित नाम हैं। आपके 4 उपन्यास, 7 कहानी संकलन एवं समसामयिक विषयों से संबंधित 5 अन्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये कम भी हो सकती है, हो सकता है नंबर थोड़े ज्यादा हो, मैंने जितनी काउंट की। इसके अतिरिक्त आपकी कथा आलोचना की भी 3 किताबें, एक यात्रा कथा, कथा सानिध्य और कहानी आज भी प्रकाशित हो चुकी है। तो हरीश राय जी को मैं यहाँ सादर आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। आज उनका जन्मदिन भी है। हरीश राय जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं रामा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मंच पर मुझे जोड़ा। मंडलोई जी और चौबे जी का भी विशेष शुक्रिया।
और इनके माध्यम से मैं आपकी रचनाशीलता से वाकिफ हो सका। अभी जितने लोगों ने रचनाएं पढ़ी हैं बेहद मार्मिक और दिल को छूने वाली हैं। मेरी इच्छा कर रही थी कि और ज़्यादा सुनूं, और एक ये भी इच्छा है कि कभी वक्त मिले और यदि आप लोगों की रचनाएं मुझे पढ़ने को मिले तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, एक सुखद अनुभूति होगी आप लोगों को पढ़ना। मैं यहाँ पर एक अपनी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। भारतीय परिवेश की कहानी है, शायद ये परिवेश आप लोगों से परिचित हो। कहानी का नाम है साइलेंट किलिंग। भला यह भी कोई जिंदगी है, पहाड़ से भी बड़ा जानलेवा दर्द। अस्पताल के इस बिस्तर पर पड़े पड़े कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कुछ पता नहीं चलता। ना दिन का एहसास, ना रात का, बस नर्सों और डॉक्टरों का आना जाना। पूरे शरीर को नलियों से बेध दिया गया। कौन सी नली कहां से निकलकर कहां जा रही है, कुछ पता नहीं। नाक के ऊपर हर वक्त सांस लेने के लिए कटोरे नुमा प्लास्टिक का उपकरण, जिसके अंदर मुंह भी ढका है, नाक भी। बस टुकुर टुकुर देखने के लिए दो आंखें हैं, जो कब बंद होती हैं, कब खुलती हैं, पता नहीं। इन दो आंखों से कब आंसू बह निकलते हैं, कब रुक जाते हैं, पता नहीं चलता। डॉक्टर कहते हैं शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, इसलिए ऑक्सीजन मास्क हमेशा लगाए रखना जरूरी है। पर डॉक्टर को क्या पता कि इरा मेहरा के जीवन में ऑक्सीजन हमेशा ही कम रही। अस्पताल के इस कमरे में सोफे पर पति राजीव लोचन चुपचाप बैठे हैं, हमेशा की तरह चुप। उन्हें कातर निगाहों से देखती है इरा मेहरा और सोचती है, अगर ये समय पर बोलते तो, अगर इन्होंने समय रहते डॉक्टरों की बात मान ली होती तो शायद आज हालात कुछ और ही होते। बेसुध सी इरा मेहरा का सजग मन ना जाने अतीत लेकिन बीहड़ और डरावने जंगलों में भटक रहा है। 30 साल पहले राजीव लोचन से इरा मेहरा की शादी हुई। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन हालात धीरे धीरे बदलते गए। इरा मेहरा को शादी के बाद पता चला कि इस घर में उनके पति राजीव लोचन का कोई वजूद नहीं था। घर में जो भी थे उनके पति के बड़े भाई ही थे, उनकी अपनी पत्नी का भी कोई वजूद नहीं था। बड़े भाई के आगे सब बोने थे। चलिए कपड़े बदलने का टाइम हो गया। नर्स ने कमरे में आते ही कहा तो इरा मेहरा की तंद्रा वापस लौटी। वह तेज बुखार में ना जाने किस अतीत के सागर में गोते लगा रही थी। डॉक्टर साहब कब आएंगे? राजीव लोचन ने सोफे से उठते हुए नर्स से पूछा। वे जानना चाहते थे कि कल जो एमआरआई करवाया था उसकी रिपोर्ट कैसी आई है। अभी थोड़ी देर में आएंगे, वही बताएंगे। नर्स ने इरा मेहरा का बुखार चेक करते हुए कहा। कितना बुखार है? अभी है 103, नर्स ने कहा। सुनकर कमरे से बाहर चले गए राजीव लोचन। नर्स को कपड़े और बिस्तर सब बदलने थे। नर्स के जाने के बाद पता नहीं कब फिर बेसुध हो गई इरा मेहरा। दिमाग में एक एक करके स्मृतियां कौन थी। जब भर्ती हुई थी अस्पताल में तब माँ आई थी। माँ को जब पता चला कि उसकी बेटी किसी जानलेवा बीमारी की गिरफ्त में आ चुकी है तो किसी विजिटर की तरह आई, आधा घंटा चुपचाप बैठी और फिर चली गई। क्या कहते हैं डॉक्टर? माँ ने पूछा था। कुछ नहीं कहते, इरा मेहरा के मुंह से मुश्किल से ये शब्द निकले। जानती थी माँ कि जीवन ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, फिर भी पूछ रही थी। अक्सर सोचती है इरा मेहरा माँ के बारे में कि माँ इतनी संवेदनहीन क्यों है। क्यों माँ को यह लगता रहा है कि यह तो लड़की है। शादी कर दी, मेरा दायित्व खत्म। अब यह जाने और इसकी ससुराल वाले जाने। वैसे माँ चाहती तो उसे इस हालात में पहुंचने से बचा सकती थी। बहुत बड़ा घर था उनका, नौकरी थी उनके पास, बेटा अमेरिका चला गया था, लेकिन माँ ने ऐसा नहीं सोचा। लीजिए, सूप लीजिए। नर्स कंधा पकड़ के उठाती है तो इरा मेहरा की तंद्रा टूटती है। पास में पति राजीव लोचन खड़े हैं। उन्हें देखकर पूछती है, क्या टाइम हो गया? अभी 7 बजे हैं। राजीव लोचन ने घड़ी की ओर देखते हुए टाइम बताया। ओह, पता ही नहीं चला समय का, इरा मेहरा ने आहिस्ता आहिस्ता कहा। दर्द जुबान पर आ रहा था। सूप पीते पीते फिर स्मृतियों के बीहड़ में खो जाती है इरा मेहरा। एक और स्मृति। मैं उस घर में नहीं रह सकती, कहा था माँ से जब राजीव लोचन के बड़े भाई ने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की।
नहीं, तुम्हें वहीं रहना है, माँ ने दृढ़ता से कहा था। पर यदि मैं वहां रहूंगी तो बचूंगी नहीं, इरा मेहरा ने डरी हुई आवाज में कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू घबराती क्यों है, वहीं रह, माँ ने अपना फैसला सुना दिया। तब से माँ को वह हर खबर से अवगत कराती कि कैसे पति राजीव लोचन उसके प्रति बेपरवाह है, कैसे राजीव लोचन भाई के बड़े भाई उसकी सारी तनख्वाह हड़प लेते हैं, कैसे उसे प्रताड़ित करते हैं, और राजीव लोचन या तो चुप रहते हैं या अपने भाई का साथ देते हैं। पर माँ ने कभी अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। माँ कभी कभार उससे स्कूल में मिलने आती, सारा हालचाल पूछती, लेकिन कभी ये नहीं कहा, छोड़ इस परिवार को, निकल इस नरक की जिंदगी से, चल मेरे साथ। उठिए, कानों में कहीं दूर से आती आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे आंखें खोली इरा मेहरा ने, सामने पति राजीव लोचन ही थे। यह दवाइयां ले लो। उनके एक हाथ में कुछ गोलियां थी और दूसरे हाथ में पानी का गिलास। इरा मेहरा ने आसपास देखते हुए कहा, नर्स नहीं है? नर्स आई थी, उस समय तुम सो रही थी, मैंने उठाने से मना कर दिया। अभी आध घंटे में खाना आने वाला है, खाने से पहले ये गोलियां ले लो, राजीव लोचन ने कहा। कैसे हो गया ये सब, कैसे आ गई यहाँ तक? याद करने की कोशिश करती है तो याद आता है कि एक दिन सिर में हल्का सा दर्द हुआ, एनासिन वगैरह ली, कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही गया। राजीव लोचन को कई बार कहा, लेकिन उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। खुद भी इतनी लापरवाह रही कि कभी अकेले जाकर डॉक्टरों को नहीं दिखाया। जब दर्द अपनी सीमा ही पार कर गया तो डॉक्टरों को दिखाया। उसने कुछ दवाइयां दी, एंटीबायोटिक लिखे और कोर्स पूरा करने की सख्त हिदायत दी। 3 साल तक यह सिलसिला लगातार चलता रहा। धीरे धीरे सुनाई भी कम देने लगा और सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई। फिर शहर के नामी गिरामी अस्पताल में ब्रेन स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उसने एमआरआई करवाने की सलाह दी, ताकि बीमारी की जड़ का पता चल सके। और जब एमआरआई की रिपोर्ट ब्रेन स्पेशलिस्ट ने देखी तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। आपके दिमाग में एक छोटी सी गांठ बन रही है, शायद वही आपके सिर दर्द का कारण है। डॉक्टर ने रोट की जड़ को पकड़ लिया था। दिमाग में गांठ यानी ब्रेन ट्यूमर। इरा मेहरा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकती है। घबराइए नहीं, अभी बहुत छोटी गांठ है, ऑपरेशन से आसानी से निकाली जा सकती है। ऑपरेशन करवाकर इस गांठ को निकलवा लीजिए। कितनी बड़ी गांठ है? राजीव लोचन ने जानना चाहा। है अभी छोटी सी, लेकिन ये गांठ ब्रेन स्टेम से एकदम चिपकी है, जो कि दिक्कत पैदा कर सकती है। मेरे ख्याल से जल्द ऑपरेशन करवाना ठीक रहेगा। इरा मेहरा को समझ में नहीं आया कि क्या कहे डॉक्टर। डॉक्टर ने कहना जारी रखा, आपको सांस की तकलीफ होती है, वह भी इस वजह से। आप जल्द से जल्द किसी बड़े अस्पताल में दिखाइए। मेरे ख्याल से सर्जरी ही इसका इलाज है। ज्यादा देर मत करिए, जानलेवा साबित हो सकती है। राजीव लोचन सुनते रहे डॉक्टर की एक एक बात को, लेकिन चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब तक मैं कुछ दवाइयां लिख कर देता हूँ, पर आप ज्यादा देर मत करिए और कोशिश करिए घर में कोई तनाव ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जिससे इनके दिमाग पर ज्यादा जोर पड़े। घर में खुशनुमा माहौल बनाए रखें, डॉक्टर ने सलाह देते हुए कहा। सुनकर मन ही मन मुस्कुराई थी इरा मेहरा। घर में खुशनुमा माहौल कैसे हो सकता है? घर में घुसते ही राजीव लोचन के बड़े भाई की शक्ल देखते ही आधी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। बाकी 1/4 राजीव लोचन के दब्बूपन के कारण खत्म होती थी। शेष बची 1/4 ऊर्जा से ही उसने अपने जीवन की नाव को खेना था। घर आकर जब राजीव लोचन ने दिमाग में गांठ की बात अपने बड़े भाई को बताई तो उसने इससे परले सिरे से ही नकार दिया। कहा, ये सब डॉक्टरों के पैसा करने का नुस्खा है। वे तो चाहते हैं कि मरीज फंसे और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। पर इरा मेहरा के लिए यह केवल पैसा ऐंठने की बात भर नहीं थी, उसके जीवन का सवाल था, जिससे उसके पति राजीव लोचन और उनके बड़े भाई ने परले सिरे से ही नकार दिया गया। जो जो वक्त बीता गया, इरा मेहरा के लिए जीना मुश्किल होता गया। धीरे धीरे सारे बाल झड़ गए, सारा शरीर स्याह काला पड़ गया। एक दिन पता नहीं अपने भाई के कहने से या दर्द के मारे इरा मेहरा की कराहें सुनकर या मन की आवाज सुनकर राजीव लोचन ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 साल लग गए राजीव लोचन को इस फैसले तक पहुंचने में। ये 3 साल कैसे गुजरे वही बता सकती है। दर्द और बेइंतहा दर्द की वजह से स्कूल की नौकरी छोड़ देनी पड़ी और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली इरा मेहरा अपनी बीमारी को लेकर
पहले अपनी कॉलोनी तक सिमटी, फिर अपने ब्लॉक तक, फिर अपने घर तक और फिर केवल अपने कमरे तक। कैसे ही एक झटके में सब कुछ बदल गया। रोज खुद से ही जद्दोजहद करती इरा मेहरा को बार बार लगता था कि वह किसी खौफनाक और निर्मम आदमी के साथ रह रही है, जिसे जरा भी हमदर्दी नहीं है, जरा सी भी इच्छा नहीं है कि वह अपनी पत्नी के लिए कुछ कर सके। एक दिन काम करते करते मूर्छित होकर धड़ाम से घर के फर्श पर गिर पड़ी। कब तक बेहोश रही मालूम नहीं, लेकिन जब होश आया तो पता चला कि फर्श पर गिरने से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है और डॉक्टरों ने एक रॉड डाल दी थी जीवन भर के लिए। ना जाने दर्द की कितनी परतें उनके ऊपर पोत दी गई। रॉड का बोझ शरीर पर ही नहीं, दिल पर भी था। तब से जिंदगी हाथ से फिसलने लगी। एक तो कूल्हे में रॉड का दर्द और ऊपर से दिमाग में गांठ। नौकरी करना मुश्किल हो गया और एक दिन नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उस दर्द के साथ जीना सीख लिया इरा मेहरा ने। आखिर क्यों है राजी लोचन इतने दब्बू? एक बार राजी लोचन ने इरा मेहरा को बताया था कि जब वे छोटे थे तो घर में पिता की खूब मार पड़ती थी। पिता के जाने के बाद घर की बागडोर बड़े भाई ने संभाली, पर मार का सिलसिला पिता के जाने के बाद भी जारी रहा और जब नौकरी करने लगी तो बड़ा भाई एक कोरे चेक पर हस्ताक्षर करवा लेता। वही घर का सर्वे सर्वा था। पूरी रात बिता दी इरा मेहरा ने इन्हीं स्मृतियों में विचरते हुए। देखो डॉक्टर साहब आए हैं। राजीव लोचन की आवाज उसके कानों में पड़ी तो इरा मेहरा ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने देखा 5-6 डॉक्टरों का जत्था उनके पलंग के चारों ओर खड़ा था, उसकी रिपोर्ट को देखते हुए आपस में कुछ बातें करते थे। उनमें से एक डॉक्टर था डॉक्टर फारूक, 40 की उम्र रही होगी, ब्रेन ट्यूमर का एक्सपर्ट। सुना था उसके बारे में कि वह ना जाने कितने ऑपरेशन करके ब्रेन ट्यूमर को निकाल चुका है। पूरे देश में ख्याति थी उसकी। उसी की देखरेख में सारा इलाज चल रहा था। रोज सुबह शाम यही आता था, कभी कभी तो दिन में कई बार आता। हर टेस्ट की रिपोर्ट को गहराई से जांचता और जूनियर डॉक्टरों को हिदायतें देता। आज भी वह बड़ी देर तक सारी रिपोर्टों को देखता रहा। कभी रिपोर्टों को देखता, कभी दिमाग के चारों तरफ लगी मशीनों को देखता, उनमें से निकल रहे संकेतों को समझता। अचानक उसने राजीव लोचन से कहा, आप आइए मेरे साथ। कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगा। उसके पीछे पीछे सारे डॉक्टर भी चले गए। इरा मेहरा कुछ समझ ना सकी। वह तो टुकड़े टुकड़े डॉक्टरों को एक एक करके जाते हुए देखती रही। राजीव लोचन समझ नहीं सके कि उसे क्यों अपने साथ ले जाना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। डॉक्टर फारूक राजीव लोचन को एक कमरे में ले गया। सभी डॉक्टर उसी कमरे में आ गए। देखिए सर, हम आपको अंधेरे में नहीं रख सकते। इनके दिमाग का ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया है, करीब 5 सेंटीमीटर का, और ये ट्यूमर ब्रेन स्टेम से एकदम सटा हुआ है। ऑपरेशन करते ही ब्रेन स्टेम डैमेज हो सकता है। ऑपरेशन बहुत रिस्की होगा। इस हालत में हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। डॉक्टर फारूक ने अपना फैसला सुना दिया। राजीव लोचन घबरा से गए डॉक्टर की बातें सुनकर। आपने बहुत देर कर दी इन्हें यहाँ लाने में। पहले ले आते तो बहुत कुछ संभव हो सकता था, जान बच सकती थी, पर इस स्टेज में अस्पताल कोई रिस्क नहीं ले सकता। डॉक्टर फारूक ने अपनी बातें फिर से दोहरा दी। राजीव लोचन चुप रहे। जब आपको ये पता चल गया था कि इनके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है तो आपने यहाँ लाने में देर क्यों कर दी? डॉक्टर फारूक ने बिजली के करंट जैसा सवाल राजीव लोचन के सामने रख दिया। जी? राजीव लोचन घबरा गए, समझ नहीं सके डॉक्टर फारूक के सवाल को। आज से करीब 3 साल पहले जब आपको ये पता चल गया था कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर है तो आपने इलाज क्यों नहीं शुरू करवाया? तब इन्हें यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? डॉक्टर ने अपना सवाल फिर से दोहरा दिया। वह आवेश में आ गया था। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा और आक्रोश बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था। अमूमन डॉक्टर इस तरह का सवाल किसी से नहीं करते, पर आज वह कर रहा था। उस समय तो यही बताया गया था कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा। राजीव लोचन ने सहमते हुए कहा, झूठ बोलते हैं आप, किसी ने आपको ऐसा नहीं कहा था। मैंने सारी रिपोर्टें चेक की हैं, एक बार नहीं कई बार आपको ऑपरेशन की सलाह दी गई थी, लेकिन आपने डॉक्टरों की सलाह को हर बार नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा आज मैडम भुगत रही हैं। उसका गुस्सा बरकरार था। राजीव लोचन समझ नहीं सके ये डॉक्टर क्या कह रहा है। मेडिकल साइंस में एक मिनट हरियस राय जी, मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा व्यवधान के लिए, क्योंकि चौबे जी को जाना है, तो थोड़ा सा कृपया संक्षिप्त करें। बस एक आधा मिनट का काम हो रहा है।
राजीव लोचन समझ नहीं सके ये डॉक्टर क्या कह रहा है। मेडिकल साइंस में इसे साइलेंट किलिंग कहा जाता है। आपने अपने और अपने परिवार के ही नहीं, सोसाइटी का भी बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक तरफ एक बेहतरीन टीचर की जान ली है आपने। यू आर अ किलर अंकल, यू आर अ किलर। श्रीमान राजीव लोचन जी, उनके ब्रेन ट्यूमर के जिम्मेदार आप ही हैं। मुझे अपने टीचर की मौत का बेहद दुख होगा और इस बात का भी दुख होगा कि मेरी काबिलियत उनके काम ना आ सकी। आपकी टीचर? राजीव लोचन की आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ, टीचर, जिस स्कूल में मैडम पढ़ाती थी, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा था, उनका स्टूडेंट था। कहते कहते डॉक्टर फारूक की आंखें नम हो गई। शुक्रिया जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, बेहद मार्मिक कहानी आपने सुनाई और उसका अंत इतना बेहतरीन रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी किताब पढ़ने का मन हुआ इस कहानी को सुनकर मेरा। तो अभी बस ये कार्यक्रम में जितने भी वक्ता थे सभी अपनी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। तो मैं जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी, जिसमें अनूप भार्गव जी, लीलाधर मंडलोई जी और संतोष चौबे जी, पल्लवी जी, रविकांत मीना जी, शोभा जी, सोनू कुमार जी और भारत जी जुड़े हैं। उन सभी का बहुत धन्यवाद। तो मैं रामा जी को आमंत्रित करती हूँ। रामा जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, मगर वो इस मंच के संस्थापक है साझा संसार के, और साहित्य का विश्व रंग पत्रिका के संपादक है। तो आप आइए और इस कार्यक्रम को अंतिम चरण की जी, तरफ बहुत ले बहुत जाइए। धन्यवाद, शुक्रिया विनीता जी। मैं बहुत जल्दी में, चूंकि मुझे मैसेज मिला है चौबे जी का कि उन्हें दूसरे कार्यक्रम में शामिल होना है, तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय चौबे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। चौबे जी, मंच आपका, आइए, आपका बहुत हार्दिक स्वागत। चौबे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लिस्ट में सर नहीं दिख रहा है वो। तो मैं अब लीलाधर मंडलोई जी से निवेदन करूंगा कि मंडलोई जी, आपका अनुभव, आपका स्नेह संबल इस साहित्य के विश्व रंग को 6ठे वर्ष में ले आया है और ये सदा हमें ऐसे ही मिलता रहे। आपका स्वागत है, मंच आपका। आदरणीय मित्रों, हम लोग बहुत प्रतीक्षा में थे कि आज संतोष जी को सुनेंगे और ख़ास तौर पर हिंदी ओलंपियाड के बारे में वो हमें विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पर हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में हिंदी ओलंपियाड के पोस्टर रिलीज हो रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारी तैयारियां जो दिसंबर में कार्यक्रम होगा उसकी चल रही हैं। और ये एक वैश्विक सपना है संतोष जी का, और हम सभी लोग चाहेंगे कि ये सपना मूर्त हो। जहां तक आज के शाम की बात है, तो सबसे पहले तो मुझे हर बार कहना होता है, रामा जी ने ऑनलाइन साहित्य के इस प्रोग्राम में एक ऐसा इतिहास रचा है जो मुझे लगता है कि कहीं और इस कंटिन्यूटी में या तारतम्य में देखने में नहीं आता। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि हमने सिर्फ रचनाएं ही नहीं सुनी, हमने इस मंच पर रचनाकारों को बनते हुए देखा है। और उनका जो काम है वो धीरे धीरे एक प्रवास पा रहा है। जैसे आज सृजन कुमार जी ने जो खान पान की संस्कृति और उसके संकट और अंततः उस खान पान से प्रेम को लेकर जो बहुत छोटी सी रचना सुनाई, वहां से मैं इस तरह से देखता हूं कि जितनी भी रचनाओं का पाठ आज हुआ है, उन सारी रचनाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए या कोई ऐसी जीवन के पक्ष में जो उसका अपना मूल पक्ष नहीं है,
उससे जब जुड़ता है तो जो आरंभिक संकट होते हैं और जो बाद उसका प्रतिफल होता है, उसको बहुत मानवीय दृष्टि से हमने आज के रचनाओं में देखा। जैसे वेद प्रकाश सिंह ने जो राग मिरवा या निर्वा जो जो भी कुछ उन्होंने कहा, ये एक ऐसे कीड़े की कहानी है जो प्रेम और श्रृंगार, जीवन और मृत्यु, त्याग और बलिदान, मतलब उस कीड़े के मैटिंग सीजन में ये जो सारी चीजें हमारे सामने आती है, मुझे लगता है कि इस तरह की कोई रचना हम लोगों को कम से कम हिंदी में सुनने में नहीं आई, जहां पर कि एक कीड़े के का जो स्वर संसार है और जो असहनीय है, उसके बावजूद उसमें जो जीवन को जिस तरह से देखा गया है, त्याग को देखा गया है, जीवन मृत्यु को देखा गया है, वो अपने आप में एक उदाहरण की तरह है। मुझे लगता है कि अब जबकि सारी प्रजातियां पूरी दुनिया में संकट की जद में है, तब ऐसी प्रजातियों को जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं पर्यावरण के कारण, कार्बन उत्सर्जन के कारण, या जो समस्याएं जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही हैं, या जिसमें हम सब लोग जिम्मेदार हैं कि हमने उनके जीवन को किस तरह से बना दिया है, तब एक कीड़े से प्रेम करना और उसको जो कि असहनीय सामान्य तौर पर होता है जापानियों के लिए, लेकिन उसकी इतनी अच्छी अभ्यर्थना की कहानी मैंने शायद पहली बार सुनी। उसी तरह से मुझे लगता है कि उर्मिला चक्रवर्ती जी ने वो जो क्लाउडिया की कहानी सुनाई, वो जो 200 लीरे के बदले में एक नायिका का जो पूरा जीवन चरित्र जिस तरह से आता है, वो आश्चर्य की तरह हमारे सामने खुलता है कि मनुष्यता कहीं भी होगी, उस मनुष्यता में अंततः एक ही चीज बचती है कि कब किसने आपकी छोटी सी केयर की, या कब किसने आपसे बिना किसी प्रतिदान के जो सहायता की, उसका कितना बड़ा परिणाम उनके जीवन में सामने आता है और अंततः वो बहुत गहरे मित्र हो जाते हैं। तो ये जो प्रेम है, अंततः प्रेम और करुणा ही इस दुनिया को बचाती है। तो ये एक बड़ी चीज मुझे दिखाई दी। और हरीश जी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने इरा मेहरा के माध्यम से भारतीय स्त्री के सामाजिक जीवन में जो दैन्य है, जो अनदेखियां हैं और पितृसत्ता का जो व्यवहार है, उसको लेकर एक बहुत ही सूक्ष्म सतह पर जाकर ये जो समस्या है समाज की, और खास तौर पर पुरुष समाज की, उसको लेकर एक बहुत बारीक निटिंग इसमें दिखाई देती है, और ब्रेन ट्यूमर से उसको जोड़कर, और इरा मेहरा का जीवन जिस तरह से अंत में पहुंचता है, और डॉक्टर जिस तरह के सवाल करते हैं, मुझे लगता है कि हमने ये तमाम चीजें कोरोना के पीरियड में भी देखी है, जानते हुए ना जानते हुए बहुत सारे लोगों को हमने बीच से खो दिया। तो ये जो मेडिकल हेल्प या मेडिकल साइंस के साथ रहना और सही समय पर एक कदम उठाना, मुझे लगता है कि ये जो कहानी है एक बड़े स्तर पर, एक तरफ पितृसत्ता, दूसरी तरफ भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति, इन तमाम चीजों के बहुत सारे ऐसे पर्दे खोलती है, जहां से जिस जीवन को होना चाहिए था
और उसकी सलामती के बारे में पुरुष समाज को सोचना चाहिए था। ना सोचने से हीरा मेहरा को इस समाज में जो एक बहुत अच्छी शिक्षिका थी उसे हमें खोना पड़ा। तो कुल मिला के ये शाम मुझे लगता है कि बहुत संपन्न शाम थी। और मैं ये देख रहा हूँ और इसका श्रेय मुझे लगता है कि रामा जी को देना चाहिए कि जो लोग साहित्य में या लेखन में उस तरह से नहीं है, उनको नॉन फिक्शन के माध्यम से जो छोटे छोटे नए अनुभव दूसरे देशों को, जिनको हम जानते ही नहीं है कि वहाँ जीवन कैसा है, वहाँ संस्कृति कैसी है, वहाँ समाज कैसा है, वहाँ प्रकृति कैसी है, वहाँ शहर कैसे है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनको इस तरह से रचना में कायांतरित करने का ये जो प्रयास है, ये मुझे लगता है ये बहुत स्तुत्य प्रयास है। और हमें इस बात के लिए रामा जी को, उनकी टीम को, उन 6 वर्षों को जिसमें हमने दूसरे देशों का जो उभरता हुआ साहित्य है, उभरती हुई चिंताएं हैं, सरोकार है, उनको हमने बहुत देखा। और अंततः हमने पाया कि मनुष्य हर जगह एक जैसा होता है, प्रेम हर जगह एक जैसा है, करुणा हर जगह एक जैसी है। लेकिन हाँ, उनके जो कुछ नए चेहरे हैं, उनका जो नया कथानक है, वो हिंदी के पाठकों के पास नहीं है। तो हिंदी के पाठकों को दूसरे देशों के साहित्य से, वहाँ की संवेदना से जोड़ने का काम, मुझे लगता है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण काम है जो लगातार हो रहा है। मैं एक ही मतलब 3-4 पंक्तियां सुनाकर, जो अंततः प्रेम को लेकर ही है, और ये एक बिल्कुल छोटा सा संग्रह, ये है 5 रुपए का, बोधि प्रकाशन ने छापा है। इसमें 32 पेज हैं, 28 कविताएं हैं। अमूमन रूस में इस तरह की किताबें और दूसरे देशों में मिलती हैं, हिंदुस्तान में इसका चलन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो वो पंक्तियां ऐसी हैं कि त्वचा के भीतर आदिम स्पर्श और आत्मा में प्राचीन गुदने सा बचा। त्वचा के भीतर आदिम स्पर्श और आत्मा पर प्राचीन गुदने सा बचा। मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, मुझे हटाने का कोई तरीका आज तक ईजाद नहीं हुआ। हम सब लोग प्रेम से जुड़े हुए हैं, एक बड़ी दुनिया बना रहे हैं, और इस बड़ी दुनिया में ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और मुझे तो ये लगता है कि जितनी रचनाएं आज तक लोगों ने इस मंच पर पढ़ी हैं, उसका बतौर इतिहास एक दस्तावेज या एक किताब बननी चाहिए। और मुझे लगता है कि रचनाएं छोटी हैं, ये बात महत्वपूर्ण भी है, और इग्नोर नहीं की जा सकती कि हम दूसरे देशों के, वहाँ के रचनाकारों और वहाँ के समाज को इस माध्यम से समझ पाएंगे। मेरी ओर से रामा तक्षक जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे लगता है कि ये जो सफर है, ये चलता रहे, बस चलता रहे। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आदरणीय। आपने सभी प्रतिभागियों के रचनाओं पर प्रकाश डाला, और आपने त्वचा के भीतर आदिम स्पर्श, मैं प्रेम हूं, बहुत बड़ी बात कही है। और आपने एक छोटी पुस्तिका के बारे में बताया। साथ ही साथ आपने बताया कि जो प्रतिभागी इस मंच से जुड़े रहे हैं भूतकाल में, उन्होंने जो रचना सुनाई है, उनका एक दस्तावेज बनना चाहिए। तो इस पे जरूर मैं काम करूंगा। आपका स्नेह और आपका जो मार्गदर्शन आज तक मिलता रहा है, उसके लिए हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। हमने आज संतोष चौबे जी को मिस किया, क्योंकि उनको जाना था। उनका मैसेज बहुत मैंने भी थोड़ा देर से देखा। जो बातें सृजन कुमार जी ने बताई, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो 17 वर्ष से हैं, और उन्होंने
कोरियाई में बहुत लिखा लेकिन हिंदी में नहीं लिखा, ऐसी प्रतिभाएं हमारे विश्व भर में हमारे आसपास हमारी नजरों में हैं, और हम उनको बराबर इस मंच से जोड़कर उनका प्रोत्साहन करते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि बहुत से रचनाकारों को हमने बुनते हुए देखा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दो रचनाकार मेरी नजर में ऐसे हैं जिनकी रचनाओं का मैंने संपादन किया, और वो झिझक रहे थे शुरुआत में, और बाद में हुआ ये कि जैसे आज सृजन कुमार जी से हमारा साहित्यिक परिचय हुआ ये कि उस संपादन के बाद, उनको थोड़ी बातें बताने के बाद उनकी रचनाओं में निखार आया और उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवा ली हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ मैं सबसे पहले हरियस राय जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूँ, सभी संस्थाओं की ओर से, सभी की ओर से। और सृजन कुमार के बाद जो उनकी रचना थी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया भोजन, और उनकी अपने संस्मरण के बारे में बहुत रोचक बातें हैं, और मैं चाहूंगा जल्दी कि उनकी पुस्तक आए। रचना श्रीवास्तव जी ने जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने जो दिव्यांग डेविड की बात बताई, और उन्होंने जो तोहफे की बात की कि मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मार्मिक बात जीवन में और हो भी क्या सकती है। साथ ही साथ वेद प्रकाश जी का जो जापानी राग बिरवा तो बहुत दिल को छू गया। प्रकृति का राग, और उस प्रकृति के साथ, क्योंकि हमें जीवाश्मों के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में, जो कि हमारे जीवन से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि यदि कीड़े मकोड़े या जीवाश्म जमीन में ना हो तो हमारा जीवन जो है वो शायद संभव नहीं हो पाए। तो ये बहुत बड़ा योगदान कीड़े मकोड़ों और उन जीवाश्मों को जाता है, जो हमारे लिए बहुत कुछ उगाते करते, फल फूल देते हैं, अनाज देते हैं हमें। तो इनकी बातें होनी चाहिए, और आज ये की बहुत अद्भुत बात आपने बताई वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। उर्मिला चक्रवर्ती जी ने अपने बात क्लाउडिया के माध्यम से की, और वो जो नॉन सोलो दुए चेंतो लीरे, बहुत सुंदर बात बताई आपने। इसके साथ साथ ही हरि यश राय जी की कहानी जो थी वो साइलेंट किलिंग बहुत मार्मिक थी। तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, और हम जल्दी ही मिलेंगे इस आयोजन के माध्यम से। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन और आभार, मेरा धन्यवाद सभी संस्थाओं की ओर से, सभी प्रतिभागियों, लीलाधर मंडलोई जी को, संतोष जी को जो हमारे साथ बने रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी रामा जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। रामा जी, धन्यवाद ज्ञापन के पहले एक बात मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को विशेष रूप से कहना चाहूंगा। अनूप भार्गव जी भी आए थे, और रचना श्रीवास्तव जी की रचना वाकई बहुत अच्छी थी। वो किसी तरह से जिक्र में नहीं आ पाई मेरे, जबकि मैंने नोट्स तो लेके रखे थे। हरीश राय जी ने प्रवासी साहित्यकारों को पढ़ने की जो एक इच्छा प्रकट की है, रामा तक्षक जी का एक उपन्यास है हीर हम्मो, बहुत अलग कथा भूमि वहां पर दिखाई देती है, जिसमें युद्ध के दौरान स्त्रियों के साथ जो ट्रैफलिंग होती है, या उनके साथ जो अनाचार होता है, या उन्हें जबरन देह शोषण का पात्र बनाया जाता है, और युद्ध के संकट और उसकी चिंता और सरोकार को लेकर एक ऐसे समाज की कहानी जिससे हम नावाकिफ रहते हैं। तो ये उपन्यास हरीश जी, मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। आपको रामा तक्षक जी का एक दूसरा रूप भी दिखाई देगा। बस इतना ही कहना था जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी हमने प्रवास मेरा नैज़म के माध्यम से भी बहुत सारी रचनाओं को, हालांकि हम साहित्य का विस्फोरण के विशेष अंक में प्रकाशित कर चुके हैं, लेकिन हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। प्रवासी साहित्यकारों को जिन्होंने छोटी छोटी भी रचनाएं बनाई है, उनका हम पूरा दस्तावेज हम तैयार करेंगे, और ये आपके पास सामने जल्दी आएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ
आप सभी का पुनः पुनः अभिनंदन करता हूँ। सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, जिनका मैं नाम न ले पाया हूँ, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी प्रतिभागियों का, हमसे जुड़े सभी व्यक्तियों का। अच्छा, फिर मिलेंगे। नमस्ते, प्रणाम। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते।